हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अब बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम आपका हो गया है, ठीक है? अब हम लोग तैयारी करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, 3 वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जितना भी मैंने प्रश्न को करवाया था दोस्तों, लगभग वो प्रश्न पूछा गया है। बस ऐसे कुछ ही प्रश्न थे जो कि आपके बाहर से पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 3 म्यूज़िक के अंदर में। तो दोस्तों, सारा प्रश्न अगर आप बहुत अच्छे से सारा सेशन को आप देखे होंगे हमारे चैनल पर का, तो आप लोगों का जो है बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो गया होगा। बस 10% ही प्रश्न जो है वो छूटे होंगे। तो दोस्तों, इस बार जो है हम लोग सारे प्रश्नों को जो है कवर करते चलेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। इस बार कुछ छूटना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को एक जो आप लोग देखते चल रहे हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक इस तरह से क्या है कि आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी एक आइडिया मिल गया है कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अगर जो भी बच्चे अगर देखे होंगे ना पूरा सेशन को, तो बहुत अच्छा खासा जो है प्रश्न का जो है वो जवाब दिए होंगे, क्योंकि बहुत पहले भी मैं बताते आ रहा था कि इसमें से जो है पूछे जाएँगे और बिल्कुल उसी में से पूछे भी गए दोस्तों। मैंने प्रश्नों को देखा है कि कैसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? और आप लोगों ने भी देख लिया होगा, उम्मीद है। देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। ये बीपीएससी टीआरई 4 के सफ़र के लिए जो है आज का पहला सेशन है, पहला सीरीज़ है, ठीक है? तो आप लोग जिस तरह से दोस्तों हमारे साथ बने हैं, तो बस आप लोग सेशन को प्यार और दुलार अपना ज़रूर देते रहिएगा। हम शुरू करते हैं दोस्तों, माँ सरस्वती के नाम लेकर बीपीएससी टीआरई 3 के बाद अब 4 का जो है सफलता वाली क्लास के लिए। तो दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा जय माँ सरस्वती, और हम लोग जो हैं बढ़ेंगे माता का नाम लेकर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से सप्तक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, सप्तक, देखिए सप्तक क्या होता है? सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। मैं बताऊंगा कि किसको कहा जाता है अभी। तो 3 प्रकार के सप्तक कौन-कौन से सप्तक? मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। देखिए, अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से सप्तक किन्हें कहा जाता है? तो सप्तक किनको कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि आपको क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है कि ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है? तो प्रायः जो है आपको गाया जाएगा ध्रुपद गीत में। ये क्या गाया जाता है? तो आपको गाया जाता है, जवाब देना है फटाफट। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति गीत गाया जाता है ध्रुपद में, ठीक है? ध्रुपद जो है दोस्तों बहुत बल देकर जो है गाना गाया जाता है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7, यहाँ पे 7 है, ठीक है? ये आपका 7 लिखा गया है। 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था आपका, क्या पूछा जा रहा था वहाँ पे? कि क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को, तो उसको सप्तक कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? 12 स्वर में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर, ठीक है? मुख्य स्वर वहाँ क्या था? शुद्ध स्वर। तो शुद्ध और मुख्य में आपको डिफरेंस पकड़ना है। इसी से आपको सप्तक और थाट का जो है आपका ये क्या अलग परिभाषा मिल जाएगा। तो अगर शुद्ध स्वरों के समूह रहे तो उसको सप्तक बताना है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? क्रमानुसार मुख्य स्वर रहे, मुख्य, तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर ए, थाट बताना है, ठीक है? इसको थाट कहते हैं। और क्रमानुसार शुद्ध स्वर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सप्तक कहेंगे, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर का, मंद्र सप्तक इनमें से किसके पहले आता है? देखिए, मंद्र, मध्य, तार 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। तो यहाँ पे पहले आता है आपका मंद्र सप्तक, फिर बीच में होता है आपका मध्य सप्तक और आगे होता है आपका तार सप्तक, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है, इनमें से किसके पहले आता है? तो भैया आपके जो मध्य हैं, तो मध्य के पहले क्या? मंद्र। यही पूछ रहा है ना, मंद्र। तो मंद्र किसके पहले? तो मध्य के पहले आता है। जवाब हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, मध्य सप्तक के पहले आता है आपका, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 5 हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसके 2 प्रकार होते हैं? देखिए, किसके 2 प्रकार होते हैं भैया? जाति, जाति कितने प्रकार के? 18 प्रकार के बताए गए हैं। गीति कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बताए गए हैं। हारमनी, हारमनी ये जो है यही 2 प्रकार का बताया गया है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक आपका सिंपल हारमनी और एक आपका हो जाता है क्रिस्ट हारमनी। 2 प्रकार के हारमनी होते हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
छठा नंबर का मेलोडी कहलाता है। यानी मेलोडी क्या होता है दोस्तों, देखिए आपका ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। तो मेलोडी और ये आपका एक होता है हारमोनी, तो हारमोनी पूछा गया था ना, तो आपको जवाब क्या देना है यहाँ पे, मेलोडी। देखिए मे फॉर क, मेलोडी, तो मे से मेलोडी, क फॉर क्रमिक, मे क। तो जहाँ पे आपको मेलोडी आए तो वहाँ पे क लगा लेना, यानी मे क, यानी कि स्वरों का क्रमिक वादन। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था पहले भी और अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मेलोडी पूछा है, हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में जो आपका है हारमोनी पूछ दे। हारमोनी क्या होता है, तो हारमोनी फॉर ह से हारमोनी होगा ना, तो संवाद स्वरों का वादन होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स याद रखना है, ह स, ठीक है। ह स तो हारमोनी, तो संवाद स्वरों का वादन, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा हमारा मेलोडी कहलाता है, स्वरों का क्रमिक उच्चारण या वादन मेलोडी कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का कि पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए वाद्यों की अगर हम बात कर ले कि कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कितने भागों में, इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा राग बहार का संप्रकृतिक राग क्या है। देखिए बहार, राग बहार, सबसे पहले जानते हैं इनकी थाट क्या है। चलिए आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए कि राग बहार जो है वो किस थाट का राग माना जाता है, ठीक है, उसका थाट बताना है। तो पूछा जा रहा है कि राग बहार का संप्रकृतिक राग कौन सा है, तो इसका जवाब जो रहने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राग बहार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियाँ मल्हार, ठीक है, मियाँ मल्हार। और मियाँ मल्हार किस थाट का है, काफी थाट का राग माना जाता है। और मियाँ मल्हार के रचनाकार कौन है, तो ये आपको तानसेन हो जाएंगे, ठीक है, तानसेन। और तानसेन कहाँ रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के दरबार से पहले कहाँ, रीवा नरेश के पास, ठीक है, रीवा नरेश के पास। और रीवा नरेश ने ही इन्हें क्या किया था, उपहार स्वरूप भेंट किया था अकबर को। रीवा नरेश और अकबर जो थे वो दोनों अच्छे मित्र थे, इसीलिए वो जो है इसको उपहार किए थे, किसको उपहार में दिए थे, तानसेन को, ठीक है। यानी पहले उनका जो नाम था वो क्या था, तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है कि आश्रय राग वे राग हैं जिसमें जिसमें क्या होता है भैया, थाट के नाम से राग बनते हैं, राग के प्रमुख स्वर बनते हैं, राग को गाते हैं। देखिए आश्रय राग वे होते हैं जिसमें थाट के नाम से राग बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, आश्रय राग कहते हैं। जैसे भैरव, भैरव। अगर पूछा जाए कि आश्रय राग की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी है, तो बताना है आपको आश्रय राग की संख्या 10 है, क्योंकि जितने थाट होंगे उतने ही आश्रय राग बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के नामों से जो है थाट का नाम, राग का नाम रखा जाता है, इसलिए उसको आश्रय राग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 10वां नंबर प्रश्न हमारा, बिस्मिल्लाह खां खाली स्थान उसका बताना है वादक है। तो क्या भाई सारंगी वादक हैं, सहनाई वादक हैं, सरोद वादक हैं, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का जो जवाब हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां, तो ये आपके जो वादक हैं ये क्या हो जाएंगे, ये बिस्मिल्लाह खां आपके कौन से वादक हो जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहनाई वादक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सहनाई वादक। और इनका जन्म की अगर बात कर लीजिएगा तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, ठीक है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। और ये जो शहनाई है ना दोस्तों, इसको दक्षिण भारत संगीत में, दक्षिण संगीत पद्धति में इसको किस नाम से, नाद स्वरम के नाम से जानते हैं, नाद स्वरम। इसको याद रखिएगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से, और शहनाई को कर्नाटक संगीत पद्धति में नाद स्वरम के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए 11वां नंबर प्रश्न को, क्या कह रहा है कि इनमें से किसका वादी मध्यम है। देखिए प्रश्न में यहाँ पे याद रखना है कि इनमें से किसका वादी मध्यम है। दोस्तों देखिए प्रश्नों को घुमाया गया, इस टाइप के जो प्रश्न है आपके बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर भी देखने को मिला है इस टाइप का प्रश्न। तो यहाँ पे भी आपको मैं बताऊँ कि इसमें से किसका जो वादी है मध्यम है। तो म जिसका वादी है, तो भाई याद रखना है कि भैरव का क्या होगा, तो भैरव का होता है ध, ठीक है, ध होता है। भैरवी का क्या होता है, म होता है, जी इसका म होता है। आगे देख लेते हैं और क्या है, वृंदावनी सारंग, इसका क्या होता है वादी, इसका वादी रे होता है। तो क्या पूछ रहा है, किसका वादी मध्यम है, तो मध्यम भाई किसका हो जाएगा, मध्यम तो आपका भैरवी का हो जाएगा, ठीक है। वहीं संवादी की अगर हम बात कर लें तो संवादी सा हो जाएगा, ठीक है, संवादी सा
और वादी जो है आपका मध्यम हो जाएगा भैरवी का। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं जिनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं हो। ठीक है, किन्हीं दो स्वरों यानी कि दो स्वर हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सा, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम प। तो किन्हीं दो स्वरों के जो गाने बजाने की क्रिया है, इनके बीच अगर रिक्त स्थान अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या करते हैं, उसको मीड लगाते हैं, यानी अटूट यानी बिना टूटे हुए, तो मीड लगा देते हैं, तो उसके बीच क्या होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीड। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 13 हमारा प्रश्न है, गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर स्पर्श मात्र करने को क्या कहते हैं। तो गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के जो स्वर को स्पर्श करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, आगे या पीछे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सा, नी, रे, तो ये जो आगे आगे ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया। अगर हम सा को बजा रहे हैं तो इसके पीछे वाला स्वर को स्पर्श करेंगे थोड़ा सा नी, और ये आपका आगे वाला हो गया रे, क्या नी सा नी सा नी सा, रे सा रे सा रे सा। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये जो है आपको बिना टूटे बोलना है। उसको ये आपके जो है यहाँ पे क्या करना है, बिना टूटे कह रहे हैं, यहाँ पे जो है आपके आगे या पीछे जो स्पर्श करेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कर्ण। ठीक है, वो भाई मीड वाली बात याद रह गई याद, ठीक है, जो पिछले प्रश्न में था। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर हमारा 14 होगा, क्या क्या है, गमक कहलाता है। दोस्तों देखिए, गमक कहलाता है, गमक किसको कहते हैं, तो गंभीरता पूर्वक स्वरों का जो उच्चारण होता है उसी को क्या कहते हैं, गमक कहते हैं। ठीक है, और गमक के बारे में 15 प्रकार के बताए हैं कौन, सारंग देव ने। किसमें, ग्रंथ संगीत रत्नाकर, और संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहा जाता है, और वो 13वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, देखिए आगे अथवा पीछे, आगे पीछे स्वरों का स्पर्श अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, ये कर्ण होता है। और यहाँ पे स्वरों का द्रुत गति में विस्तार, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका तान कहलाएगा। ठीक है, तान, तानना, तान का क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका तानना या फैलाना, तो ये भी पूछा जाता है। और गमक के 15 प्रकार, और दक्षिण संगीत पद्धति में अगर हम बात कर ले, कर्नाटकी संगीत पद्धति में, तो गमक कितने प्रकार के, 10 प्रकार के गमक बताए गए हैं कर्नाटकी संगीत पद्धति में, और 15 प्रकार के हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारा 15 नंबर, इनमें से कौन सा राग काफी थाट का राग है। देखिए काफी, तो काफी भाई आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, काफी थाट का राग जो हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपको जवाब दिख रहा है मियाँ मल्हार जी काफी थाट का है। यहाँ पे देशकार ये नहीं है, ये आपका थाट हो जाता है बिलावल, इसलिए देशकार नहीं होगा। भीम पलासी, भीम पलासी जैसे मैंने बताया था आपको पहचानने के लिए कि भीम काफ़ी खाता है, तो ये आपका काफ़ी भी, ये भीम पलासी भी काफ़ी थाट का हो जाएगा। इसलिए जो हमारा जवाब होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, इनमें से कौन सा एक ऋतुकालीन राग है। देखिए असावरी, भाई असावरी तो है दिन का दूसरा पहर में गाया जाता है कभी भी। ठीक है, वृंदावनी सारंग ये मध्याह्न में गाया जाता है कभी भी। लेकिन ये आपका जो बहार दिख रहा है ना दोस्तों, ये बहार, ये वर्षाकालीन जो है राग माना जाता है। कब, वर्षाकालीन राग, इसलिए इसको ऋतु राग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक फारसी भाषा का शब्द है। देखिए फारसी की हम बात कर ले तो फारसी जो है आपके भाषा का शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ख्याल। और ध्रुपद में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है भाई ज़्यादा, तो ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, और टप्पा में पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, इनमें से 8 मात्रा के ताल को पहचाने। देखिए 8 मात्रा की अगर हम ताल की हम बात कर ले तो झप ताल, भाई ये तो नहीं होना है क्योंकि 10 मात्रा का है। एक ताल ये भी नहीं होना है क्योंकि ये 12 मात्रा का है। ये आपका ब्रह्म ताल ये भी नहीं होना है क्योंकि अभी आपका 28 मात्रा का है। देखिए 8 मात्रा का पूछ रहा है ना, 8 मात्रा का कौन सा ताल हो जाता है, आपका दादरा 6 मात्रा, रूपक 7, और ये आपका कहरवा जो है आपका कहरवा। ठीक है, कहरवा इसका मात्रा की हम बात कर ले तो इसका 8 मात्रा होता है, तो कहरवा तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
आगे देख ले तो 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग शुद्ध छाया नट किस जाति का राग है। देखिए शुद्ध छाया नट की अगर हम जाति की हम बात कर ले तो राग शुद्ध छाया नट की जाति क्या हो जाएगी, इसकी जो जाति मानी जाती है दोस्तों, इसकी जाति आपकी मानी जाएगी कौन सा, शुद्ध छाया नट। ये आपकी इसकी जाति आपको संपूर्ण संपूर्ण भी देखने को मिलता है। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण शुद्ध छाया नट की जाति कैसी है, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। आपको जो है दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं क्या होता है कि जाति इसका चेंज करके भी देता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको शुद्ध संपूर्ण संपूर्ण भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देखिए ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध अगर कलाकारों की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे, तो बंदे अली खां जो है ये कौन सा घराना, इनका भैया तो किराना घराना हो जाता है। बंदे अली खां का घराना किराना। केसर बाई केलकर ये आपके कहाँ के, ये आपके घराना हो जाता है जयपुर। ठीक है, जयपुर घराना के ये कलाकार हैं। और हम बात कर ले ओमकार नाथ ठाकुर की, तो ये आपके जो हैं यही सही जवाब होगा इसका, ये ग्वालियर घराने के व्यक्ति माने जाते हैं, ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं। और दोस्तों हम बात कर ले इनके गुरु की, तो इनके गुरु कौन थे, पलुस्कर जी थे। ठीक है, पलुस्कर जी। और पलुस्कर जी के गुरु कौन थे, तो बालकृष्ण बुआ एचलकरंजीकर। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 21 नंबर का प्रश्न है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा होगा तो बिल्कुल, अभी तक चैनल पे नए हैं पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लिया, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है आप लोगों के लिए व्याख्या सहित क्लास चलेगी, जितनी भी क्लास चलेगी सारे क्लास में व्याख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ही सेट कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन है आपसे एक भी सेशन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला यहाँ पे है प्रश्न हमारा 21 नंबर का, कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं। देखिए एक थाट जो है आपका ये है, दूसरा थाट आपका ये है। अगर हम इस थाट में किसी राग को बजा रहे हैं तो ये राग एक थाट से क्या होता है, निकल कर दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दूसरे थाट में जो प्रवेश करता है उसको कहेंगे परमेल प्रवेशक राग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, परमेल प्रवेशक राग। जैसे कि आपकी हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका हो जाता है मुल्तानी, मुल्तानी और कौन सा, जय जयवंती। ठीक है, जय जयवंती जो आपका राग है ये आपका हो जाता है परमेल प्रवेशक। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या है 22 नंबर का, इनमें से किस ग्रंथ को उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है संगीत रत्नाकर को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संगीत रत्नाकर को। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, 13वीं शताब्दी की ग्रंथ। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा इनमें से क्या कह रहा है कि सबसे पहले राग शब्द का उल्लेख खाली स्थान ग्रंथ में हुआ था, तो किसने किया था भाई, हम लोग जानते हैं जैसा कि मतंग ने किया था। अगर व्यक्ति का नाम पूछता तो बताना था मतंग, तो अब तो पता चल जाएगा कि मतंग का कौन सा ग्रंथ है, तो ग्रंथ का नाम बताना है तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदेशी ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किया गया था। आगे देख लीजिए 24 नंबर का प्रश्न है, किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। भैया कौन सा दो राग ऐसा है जो कि काफी थाट जन्य राग है। जवाब क्या होगा इसका, देखिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। क्या भीम पलासी पीलू है, पहाड़ी और मालकौंस है, या फिर अहिर भैरव और दुर्गा है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब जो रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीम पलासी और पीलू, ये दोनों जो है काफी थाट के अंतर्गत आते हैं। और पहाड़ी की हम बात कर ले तो ये आपका आ जाएगा किसमें, बिलावल में। ठीक है, मालकौंस की बात कर ले तो ये आपके भैरवी थाट के अंतर्गत है। अहिर भैरव की अगर हम बात करें तो भैरव थाट के अंतर्गत है। ठीक है, और आपकी दुर्गा की हम बात करें तो ये भी आपके दुर्गा भी बिलावल थाट के अंतर्गत में आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, गान के कितने प्रकार होते हैं। गान के अगर हम प्रकारों की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो गान के जो प्रकार हो जाते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो हो जाएगा आपका कितने प्रकार के, गान 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका कौन सा होता है, गान 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए। एक आपका होता है निबद्ध गान, निबद्ध गान, और दूसरा होता है आपका अनिबद्ध गान, अनिबद्ध गान। ठीक है,
अनिबद्ध। देखिए कभी कभी क्या होता है कि निबद्ध में पूछ देता है निबद्ध गान कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको 3 प्रकार के बता देना है। अनिबद्ध गान पूछ देता है कभी कभी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको 4 प्रकार बता देना है। तो अनिबद्ध 4 प्रकार और निबद्ध 3 प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन तत्वाद्य यंत्र है? इनमें से दोस्तों तत्वाद्य यंत्र को पहचानना है क्या? सरोद, जी हाँ बिल्कुल है। सितार बिल्कुल है। गिटार ये भी है। तो यहाँ पे जो जवाब रहने वाला है हमारा, यहाँ पे जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीनों का तीनों क्या है? तत्वाद्य है। सरोद से हम बात कर ले तो अलाउद्दीन खां का जो नाम जुड़ा हुआ है वो सरोद वाद्य यंत्र बजाने के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले सितार की, तो सितार जो है आपके पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ठीक है, ये सब क्या है? सितार वादक हैं। गिटार से बात कर ले तो ये आपके बीजी जोग हो जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न, जाति वर्गीकरण के पक्ष में पश्चात, यहाँ पे पश्चात होगा, इसको पश्चात होना है। ठीक है, जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा वर्गीकरण आया? यानी जाति वर्गीकरण जब हुआ तो उसके पश्चात कौन सा वर्गीकरण? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम राग वर्गीकरण। ठीक है, ग्राम राग वर्गीकरण आया। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, अलाप के ढंग पर ली गई तान, ठीक है, ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? तो अलाप के ढंग पर जो तान अथवा ली गई बोल तान क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, बहलावा कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है बहलावा में कि अलाप के तर्ज पर ही लिया गया बोलतान जो होता है उसी को बहलावा कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न हमारा है, राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? देखिए राग वर्गीकरण जो हम बात कर ले तो राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? तो इसका जो जवाब रहने वाला है ये आपका हो जाएगा नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है, ये आपके नारायण मोरेश्वर खरे हो जाएंगे। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? देखिए इस सेशन का यहाँ पे जो है अंत प्रश्न है, हम लोग 30 ही कर चलेंगे तो काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों व्याख्या भी उसकी होती है। तो लगभग डबल मान लीजिए, या फिर आपको अगर सिंगल भी मानते हैं तो 50 प्रश्न हम लोग का डेली हो जा रहा है, तो बहुत ही काफ़ी है। प्रश्न की संख्या भले ही 30 होती है, लेकिन प्रश्न दोस्तों है ज़्यादा, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दादरा ताल में कितनी मात्रा, दादरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो दादरा ताल के अगर हम मात्रा की हम बात कर ले तो दादरा में कितने मात्रा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दादरा ताल में 6 मात्रा होते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि दादरा मात्रा में कितने विभाग होते हैं, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कि कितने विभाग होते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के जो हैं प्रश्न। और दोस्तों आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि यह सेशन जो आप लोग को कैसा लगा, और इसमें जो है थोड़े प्रश्न मॉडरेट डाले गए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो ये सब मॉडरेट प्रश्न ही करवाते चलेंगे अब। तो आप लोग को बिल्कुल धैर्य से पढ़ते चलना है और सारे सेशन को अच्छे से याद करते चलना है, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप लोग के लिए 3 में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है हमारा सेशन, तो आप लोग को इसी तरह से टीआरई 4 में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा सेशन। ठीक है, तो आप लोग सारे सेशन को देखते रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।